वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज का हमारा जुलाई का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, अब आपको जो है जल्द ही वीकली करंट अफेयर्स की अभी वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स उसको भी कवर अप कर लेना। ठीक है, और डेली का तो आपने कवर कर ही लिया है, प्लस साथ में जो एक पूरे महीने की करंट होंगे वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपका अभी बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, आरएएस का आ रहा है, जुलाई तक के तो कवर करने ही करने। आरएएस में भी अगर आप में से बहुत से लोग आरएएस की तैयारी कर रही हैं तो जुलाई का भी कवर अप करोगे और अगस्त का भी करोगे, क्योंकि एग्जाम का चांस अक्टूबर में होने का है। तो जुलाई और अगस्त के भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आरएएस के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। प्लस अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो और डेली डेली आप करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस चैनल को बहुत ही तरीके से फॉलो अप करके अपना आराम से यूपीएससी के लिए भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बताती हूँ। और अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके ग्रुप ज्वाइन करके सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हो कि कब कौन सी क्लास होगी, कैसे होगा, और वो आप सब कुछ जान सकते हो। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारा कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला देखिए, हमारा आर्टिकल आर्टिकल है जो भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रहती है। फिर है पीसा। अभी पीसा क्या है? ये वो पैसे की बात नहीं हो रही है, ये पीसा का मतलब है यहाँ पर कि आपको जो पंचायत का एक एक्ट है उससे जुड़ी हुई बात है। ऐसे ही अगला एक रिपोर्ट आई है शिक्षा के ऊपर निगरानी रखने की रिपोर्ट। फिर आई है मेरी माटी मेरा देश। फिर है अमेरिका के फेडरल रिजर्व के ब्याज के ऊपर और भारत द्वारा जो चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उससे जुड़े हुए बात पर। तो ये है आपकी 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, आपको पता ही है हम लोग क्वेश्चंस तो हमेशा ही करते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ोगे आप सारी चीजें, तो क्योंकि लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे कि सबसे पहला मैं बताऊं इधर कि भारत की एक पॉलिसी है, उसका नाम है कि भारत हम नेबरहुड को सबसे पहले लेते चलते हैं, जो हमारे ऐसे देश जो हमारे साथ यहाँ पर सीमा लगाते हैं। तो देखिए कि अभी क्या है कि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो कमेटी है, मिनिस्ट्री और कमेटी बैठती है, उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करके बोला है कि हम लोग जो पीपल टू पीपल, लोगों का आपस में लोगों से जो कांटेक्ट होता है कल्चर वाला, वो हम उसमें आगे बढ़ने को तैयार है। ठीक है, और ये बात बोली है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग अपने आर्थिक संबंधों को फिर से ठीक करने के लिए अनुमति देती है। ठीक है, समझे बात को? इस चीज की बात हो रही है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी बहुत पुरानी पॉलिसी है 2008 से, जो हम ये कहते हैं कि सामने वाला करे ना करे, हम लोगों ने पूरा अपना करना है। चाहे हमारा वियतनाम हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, हमें इनके साथ अपने रिलेशंस को अच्छा ही रखना है। इसे ही हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और इसमें सबसे प्रायोरिटी पे जो हमारे देश आते हैं वो है इस प्रकार से: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसी की वजह से इंडिया ने सार्क, बिम्स्टेक, बीबीआईएन जैसे इनिशिएटिव्स को लिया था। सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और इसमें पाकिस्तान भी है। बिम्स्टेक, इसमें पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, आता है इससे सवाल, फाउंडिंग मेंबर्स पूछ लेते हैं। बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं, और इन सब में नेपाल, भूटान, इंडिया तो है ही। तीनों में कॉमन है नेपाल, भूटान, इंडिया। तो साउथ एशिया में पढ़ने वाले, आपको पता है भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है, तो वहां पर जितने भी यंग पीपल हैं, वहां की जितनी भी इकोनॉमी है, उन सबको डेवलप करने के लिए है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए हम हर एक टॉपिक पे काम करने को तैयार है। तो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट की तरफ भी बढ़ना है अपने को। हमने वैक्सीन की डिप्लोमेसी भी करी थी, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ताकि दोनों कंट्रीज जिसके साथ भी हम लोग ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उससे हम लोग
अपनी इंडिया की इक्वल पार्टनरशिप को प्रमोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है इस बार G20 भी हम लोग कर रहे हैं, जिसका मेन G20 का जो एक सबसे बड़ा हमारा स्तंभ है, लोगो है, थीम है, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थ इज अ फैमिली। उससे हम लोग अफगानिस्तान और श्रीलंका में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको हम काफी ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये बात भी जानते हो। इंडिया की गवर्नमेंट ने बाकी सबकी असिस्टेंस के लिए अलग से पैसा भी एलोकेट किया है। वहीं मैं अगर भौतिक कनेक्टिविटी की बात करूं तो हम चाबार बंदरगाह ईरान में, कलादान जो है ये थाईलैंड वियतनाम के एरिया में, चट्टोग्राम जो है ये बांग्लादेश में, इन सब का हम यहाँ पे समझौता कर रहे हैं। हम नेपाल भूटान और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा वहां की, जैसे भूटान में मांग देचू, बांग्लादेश में मैत्री सुपर, बांग्लादेश के साथ हम कुछ मैत्री के नाम से करते हैं, ट्रेन की सर्विस शुरू की मैत्री एक्सप्रेस, फ्रेंडशिप डे बनाया 8 दिसंबर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। तो ऐसे दिवसों को सब स्टार्ट कर रहे हैं नेपाल भूटान बांग्लादेश के साथ। ये सब चीजें हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे बिल्कुल ईस्ट में पड़ते हैं, हमारे साथ के नेबरिंग कंट्री, छोटे कंट्रीज हम सपोर्ट करते हैं हमेशा से। ट्रेड कनेक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब कि जो अगर वहां पे कोई डिजास्टर आ गया है, कोई आपदा आ गई है, उसके लिए जैसे कि हमने सुनामी की एक चेतावनी प्रणाली शुरू करी, नेपाल में भूकंप आया तो राहत के लिए तैयारी करी, कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री की। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, बिल्कुल करंट अफेयर के साथ जोड़ते हुए, अभी हम लोगों ने एक ऑपरेशन दोस्त किया है। ऑपरेशन दोस्त हमने किसके साथ किया? टर्की के साथ, क्योंकि वहां पे जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से जो इफेक्ट हुए उसके लिए। अभी हम लोगों ने ऑपरेशन करुणा किया, हमारी इंडियन आर्मी ने, जो म्यांमार के अंदर एक साइक्लोन आया है, साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मोका, MOCHA। मोचा मत पढ़ लेना इसको, मोका, मोका कॉफी का नाम होता है ना, वही है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने म्यांमार में ऑपरेशन करुणा जो है उसको परफॉर्म किया है, मोका जो साइक्लोन आया उससे लोगों को बचाने के लिए। अच्छा, ये मोका नाम किस कंट्री ने दिया है? ये मोका नाम यमन कंट्री ने दिया है। ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, सजेशन किसने दिया है, तो इस प्रकार के सवाल हमसे खूब खूब पूछे जाते हैं। समझ रहे हो सब लोग इस बात को? तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, जिसमें हम लोग जितना भी नेबरहुड में ड्रग्स का सिलसिला बढ़ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उन सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडिया के आसपास की जो कंट्री है, जैसे ये अपना इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, उसके इस तरफ आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये तीनों को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? गोल्डन क्रेसेंट। और इंडिया के इस तरफ आता है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। इन तीनों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। तो इंडिया तो इन दोनों के बीच में एक सैंडविच बना हुआ है ड्रग्स के मामले में। इंडिया के इस तरफ है क्रेसेंट, इस तरफ है ट्रायंगल, और हम बने बीच में सैंडविच। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना कि हमारी ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है इन रीजन्स में, इंडिया के कुछ रीजन में, इन कंट्रीज की वजह से ये सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन होना लोगों का, टेररिज्म का बढ़ना, ये हम लोगों को डेवलपमेंट में राह में रोड़े डालता है। ठीक है, और जो अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रही हैं उसमें बहुत डिले होता जाता है। ठीक है, फंडिंग की कमी कह लो, करप्शन कह लो, काफी सारे रीजंस की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने को झेलनी पड़ती है। प्लस चाइना ने एक और नया राह में रोड़ा अटका दिया, BRO, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शुरुआत करवा करके। बॉर्डर में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो बेसिक बात ये है कि इन सबको सुलझाया कैसे जा सकता है। अगर हम जेन्युइनली अपने जो पड़ोसी देश हैं, अपने नेबरहुड की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक सेल बनाना पड़ेगा। हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करे। देखो, फंड यहाँ से आ रहा है, एक प्रॉब्लम वहां जा रही है, तो डिपार्टमेंट इतने सारे होने की वजह से एक चीज का सॉल्यूशन नहीं आ पाता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक जरूरी है कि अलग से एक सेल बनाओ जो केवल इन्हीं के ऊपर काम करे। एक अलग से सेल बनाओ जो कि टेररिज्म, ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम करे, और ये देखे कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या वो सही समय पे हो पा रही है, क्या उनको इम्प्लीमेंट करने में अपने को समस्याएं नहीं आ रही जो हमें पहले आती थी। तो ये सारी चीजें हमें समझाने की और सुलझाने की जरूरत है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म्स बना के। ठीक है भाई, और साथ ही साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करके जिसमें ट्रस्ट बहुत ज्यादा रहे और इंडिया भी अपने गोल्स को पूरा फुलफिल कर सके। इंडिया जो यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी नियत से दूसरों की मदद करना चाहता है, वो अच्छी नियत एक्चुअली में हम लोग कर सके यहाँ पर। ठीक है,
एक्ट ईस्ट, नेबरहुड, दोनों पॉलिसीज के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाए। तो प्रायोरिटी हमारी पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चर और इन सब चीजों के ऊपर होनी चाहिए, वही बात है इसके अंदर। तो कंक्लूजन में यही बात मैं कहूंगी ये पूरा आर्टिकल में, कि इंडिया जो है हमेशा से संकट के समय में मदद किया है, चाहे वो कोविड का संकट रहा हो, चाहे वो कभी नेपाल में कोई फ्लड आया हो, या भूटान में, या फिर कहीं पर भी इस तरीके की, तो हम लोगों ने हमेशा, भारत ने आवश्यक मदद जो है वो वहां पर पहुंचाई है। तो नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो है उसके लिए भारत में बहुत महत्व रहा है, उसी को हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है भाई, तो ये है आपका पूरा एक फर्स्ट आर्टिकल, इसको दिमाग में रखिएगा, इस पूरे से आपका सवाल भी सीधा सीधा बन सकता है। अब आते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ। सेकेंड आर्टिकल पीसा है। अभी पीसा क्या है, देखो जब पंचायत का पूरा एक रूल लागू किया गया था, तो पंचायत ने यहाँ पर, जहां पर इसको लागू नहीं किया गया था 1996 में, उन जगह को शेड्यूल्ड एरियाज को इंक्लूड कर दिया गया था, जिसमें अब झारखंड ने अपना पीसा के लिए एक्ट का अपना निर्माण किया। देखो पंचायत असल में कब आई थी, पंचायत 1992 में उसका तैयार किया गया, और 1993 24 अप्रैल को उसको इम्प्लीमेंट कर दिया भारतवर्ष में। लेकिन ऐसी कुछ सारी जगह थी, जैसे कि शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब्स, जहां पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो पंचायत को पीसा एक्ट के माध्यम से शेड्यूल्ड एरियाज में भी इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब झारखंड ने इसको तैयार किया है। ठीक है, पीसा एक्ट की बहुत सारी चीजों को अच्छे से तैयार किया, एक अलग से बनाया है, जहां पर शेड्यूल्ड एरियाज में जो ग्राम सभा है उसको बनाया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है शेड्यूल्ड एरिया कौन से हैं, शेड्यूल्ड एरिया वो हैं जो 5th शेड्यूल में बने हुए हैं। तो झारखंड अकेले में 24 में से 13 ऐसे एरिया आते हैं जो कि शेड्यूल्ड एरिया में आज शामिल हैं। तो उनके लिए क्या रूल रहेगा पंचायत का, वो यहाँ पे किसने तैयार किया, झारखंड में। तो सवाल पूछा जा सकता है करंट अफेयर में, किसने तैयारी किया इसके ऊपर, झारखंड में। बात समझ में आ गई ना सबको? अभी पीसा क्या चीज है भाई, पीसा ये चीज है, ये 24 दिसंबर 1996 को आया था, ताकि 5th जो शेड्यूल्ड एरिया के एरियाज हैं वहां पर भी जो पंचायत है उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सके। ठीक है, ग्राम सभा बनाई जाएगी, और वो ग्राम सभा सारे के सारे शेड्यूल्ड एरिया में उनके लैंड, उनके फॉरेस्ट, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, जो कि बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थी, बहुत समय पहले ही इसका आयोजन पूरे तरीके से हो जाना चाहिए था। हुआ नहीं, चलो कोई ना, अब हुआ है, तो ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है, आज के समय में 10 जगह है जहां पर, पूरा पूरा इलाका नहीं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये पूरा नहीं, कुछ कुछ एरिया है यहाँ पर। तो झारखंड और उड़ीसा के अलावा बाकी सब स्टेट ने एससी एरियाज में पंचायत और ग्राम सभा को इंक्लूड करने का प्रोविजन ऐड कर लिया था। सिर्फ झारखंड और उड़ीसा ने नहीं किया था, अब झारखंड ने भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, अब पीसा एक्ट जो है वो क्या कहता है, यहाँ पर पीसा ये कहता है कि भाई जो भी डेवलपमेंट होगा उसमें उस जगह की ग्राम सभा के जो शेड्यूल्ड एरिया के पीपल है वो सपोर्ट करेंगे। विलेज लेवल पे हम लोग यहाँ पे ग्राम लेवल पे पूरा संस्थान बनाएंगे संचालित करने के लिए, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति सबको बनाएंगे, और जितना भी इसमें सारी पावर्स होंगी वो उनको दी जाएंगी, ताकि वो जो भी पर्यावरण से जुड़े हुए काम है, आर्थिक गतिविधियां, एमजी नरेगा का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, या सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, इस तरीके की जितनी भी चीजें करनी है वो उसी वक्त वहां पे कर सकेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस वाली एक्ट की वजह से जो भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे वहां पे काम करने के लिए उस जगह की ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा, ताकि वहां के लोगों के किसी भी प्रकार के राइट्स को ना छीना जाए। समझे बात को? और तो फंड्स वगैरह भी वहां पर अच्छे खासे ट्रांसफर किए जाएंगे, उनके लैंड की प्रोटेक्शन उनको दी जाएगी, प्लस उनके ट्राइबल एरियाज के जितने भी कस्टम्स हैं, उनकी सांस्कृतिक सामाजिक प्रथाएं हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाए, कभी भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो अभी झारखंड की सरकार ने अपना पूरा रूल बना दिया है इसके ऊपर। इसको भी याद रखना, झारखंड की सरकार में ग्राम सभा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और इसके ऊपर जो भी क्राइम मैटर्स होंगे वो ग्राम सभा खुद सॉल्व ना करके वहां पे आने वाले जो भी पास का पुलिस थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, वहां पे रिपोर्ट करेगी। इसके अंदर ग्राम सभा जितने भी फैमिली के डिस्प्यूट्स आते हैं, ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स आएंगे, उनको सॉल्व करेगा। और ग्राम सभा के अंदर एक कमिटीज बनाई जाएंगी जिसके अंदर 50% वुमेन होना कंपलसरी है, और जो कुछ काफी हद तक जो लोग होंगे वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते होंगे। बहुत अच्छा प्रोविजन है, इससे वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। कल को आपसे वुमेन पार्टिसिपेशन में मेंस में कोई भी सवाल आता, आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे झारखंड में ये चीज की गई है। ठीक है, आप बता सकते हो ये वाली बात, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। उससे क्या है, ग्राम सभा उस इलाके में आने वाले लोगों को, रूढ़िवादी लोगों को, उनकी जो पूरी एक सोच है या उनकी जो एक प्रथाएं हैं उनको, उनसे कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए बात को बढ़ाएगी। ठीक है, रूल्स फ्रेम किए जाएंगे पूरे तरीके से, उस एसटी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए
सारे रूल्स को यहाँ पर फ्रेम किया जाएगा और पूरी ग्राम सभा यहाँ पर उसके ऊपर काम देखेगी पूरा, और अभी इस पूरे को तैयार किया गया है। ठीक है, हर एक का सिस्टम अलग होता है, उस सिस्टम को एक ही तरीके से पूरी तैयारी दी जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है ये वाली चीज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई मैं यही आप लोगों को इस पूरे के ऊपर बात बताऊंगी कि ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम तैयार किया गया है काफी अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे वे में इसको तैयारी की गई है, तो इस चीज को भी जरा दिमाग में रखिए। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया पूरा आर्टिकल सब लोगों को। बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ, वो है यूनेस्को ने जो अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी है कि पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन का क्या लेवल है। एजुकेशन को मॉनिटर करने के लिए एक रिपोर्ट रिलीज करी है, किसने रिलीज करी है? यूनेस्को। यूनेस्को का ऐसा कहना है जितने भी हमारे एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें एजुकेशन के बारे में बात है, तो वो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, कितने हद तक इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, वो एक स्ट्रैटेजीज है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि एसडीजी 4 जो है, सतत विकास लक्ष्य जो हमारा 4 है, वो ये कहता है शिक्षा के ऊपर कि समावेशी और समान गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है वो सुनिश्चित करनी चाहिए और सभी को आजीवन शिक्षण के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। तो उसको मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा, केवल लिखने से तो काम चलेगा नहीं। लिख दिया और बात खत्म हो गई। लिखने के अलावा इसको पूरा मॉनिटर करना है और उसको मॉनिटर करने के लिए ही पूरी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट का एक टाइटल दिया गया था जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अ टूल ऑन हुज टर्म्स। तो यहाँ पर यही बोला है कि भाई डिजिटली आप इतना आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको एजुकेशन में वैल्यू, नैतिक मूल्य को भी ऐड करने की जरूरत है। केवल डिजिटलाइजेशन बढ़ाने से आप कोई एजुकेशन नहीं सफल कर लोगे या पालोगे, उसमें बहुत हद तक आप लोगों को क्या बढ़ानी पड़ेगी? वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, और वैल्यू एडिशन तो है ही बहुत बड़ा पॉइंट, वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की एजुकेशन परफॉर्मेंस बहुत कम होती जा रही है, ये तो बात आप सब लोग सहमत हो। ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस बात से सहमत ना हो? तो ये तो भाई देखो हर कोई सहमत है, हर एक व्यक्ति को पता है कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये बहुत सारी चीजें गलत होती जा रही है। स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो समस्याएं तो आएंगी, लोगों बच्चों को स्मार्टफोन लेकर के अलाउ कर दिया गया है अब तो। ठीक है, और जो पढ़ाई है वो उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता जा रहा है। तो वही है कि अब यहाँ पर स्कूल फोन जो है वो मोबाइल को जो है स्कूल में बैन करना चाहिए, रील का कल्चर कम कर देना चाहिए, बच्चों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बढ़ाने की जो एक सोच है बहुत ज्यादा लोगों की, उसको कम करके बच्चों का बचपना ना छीना जाए। तो भैया यहाँ पर बेसिक एजुकेशन जो है बहुत कम होती जा रही है, इंटरनेट बहुत बढ़ता जा रहा है, और इंटरनेट को बढ़ाने की वजह से अब हमको और पैसा चाहिए बच्चों को नैतिक नैतिक मूल्यों को ऐड करने के लिए, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए हमें नए नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो चिल्ड्रन का डेटा अभी तक तो यहाँ पे नहीं आया है, सिर्फ यही बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो बहुत सारी कम हो चुकी है, और ऑनलाइन ओनली सब पहुंच गए, डिजिटल मोड पे ही सब लोग यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, डिजिटल ही सब लोग यहाँ पर अपना चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को खत्म कर दिया गया है, तो ये भी एक चीजें बढ़नी चाहिए। तो इस रिपोर्ट ने यही बोला है कि भाई बच्चों को आगे रखो, पुट लर्नर्स फर्स्ट, पढ़ो इधर, सारा कुछ मैं आपको बता रही हूँ, देखो पढ़ो इसमें। डिजिटल टेक्नोलॉजी में बच्चों को आगे लेकर के बच्चों से जुड़े हुए डेटा प्रोटेक्शन लॉस को बढ़ाए, बच्चों के जो एक बच्चों की जो इनोसेंस है वो खत्म ना करे। हर एक कंट्री को यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के ऊपर एक बेंचमार्क बनाना होगा कि कितना बच्चों ने यहाँ पर सीखा, उसके लिए एक रूल, एक मापदंड तय करना होगा, वो तो जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीज। और ये भी बोला गया कि स्कूल में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाओ, और अगर ये होगा तो शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वही है भाई, एक रिपोर्ट आई है, आपसे पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट की क्या सजेशंस है, और ये पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट ने बात क्या कही ना, इस रिपोर्ट की बात भी हमसे पूछ सकता है। चलिए, अगला आर्टिकल है मेरी माटी मेरा देश। अगस्त में शुरू किया भाई सेंटर ने आजादी के अमृत महोत्सव में, सब 75 सालों के लिए। तो हमारा जो कर्तव्य पथ है, राजपथ का नाम अभी कर्तव्य पथ हो गया ना, तो उसमें यहाँ पर मेरी माटी मेरा देश करके पूरा स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमारे जो है आज तक जितने भी हमारे डिफेंस ऑफिसर्स है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, फ्रीडम फाइटर्स एंड डिफेंस के, स्टेट पुलिस के, उन सबको यहाँ पर एक ऑनर जो है वो दिया जाए। सब लोग यहाँ पे एक प्लेज लेंगे अपने देश को सेवा करने के लिए। तो ये देश की सेवा के ऊपर एक अलग से बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, और ये होना भी चाहिए। वसुधा वंदन, इससे जो है हर ग्राम पंचायत में पेड़ों को लगाने का एक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वीरों का वंदन, इससे जो है जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके परिवारों को यहाँ पर, उनके फैमिलीज को यहाँ पर जो है ऑनर किया जाएगा। बहुत जरूरी है, जिन्होंने अपने घर का बच्चा खोया है, जिन्होंने जो है शहीद हुए हैं लोग, उनसे
उनकी भी कुर्बानी हमको याद हमेशा रखनी है, हमेशा उनको याद रखना है, भूलना नहीं है कभी भी अपनी प्रेयर्स में। नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाएगा, नेशनल एंथम गाया जाएगा, सॉइल को कलेक्ट किया जाएगा हर जगह से, और उसमें भी जो है मिट्टी कलश लेके आया जाएगा कर्तव्य पथ की तरफ, जो कि 27 से 30 अगस्त तक दिल्ली में किया जाएगा ग्रैंड फिनाले। तो इस प्रकार से ये पूरा एक आयोजन होगा, मेरी मिट्टी मेरा देश, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल है, अभी यूएस के फेडरल रिजर्व में अगर जो एक प्राइस बढ़ गया है, तो यूएस के फेडरल बैंक में अगर कभी भी सिस्टम बढ़ जाता है या फिर वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो उसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस का फेडरल रिजर्व का मतलब है कि यूएस का जो मेन बैंक है, जैसे अपने यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पर इंडिया में हम लोग कहते हैं, इंडिया जो है उसमें हम लोग सीधा ये बोल देते हैं कि हमारे यहाँ का जो बैंक है आरबीआई, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करती है और इस हिसाब से हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है, कहते हैं ना हम यही बात। तो उसी प्रकार से जो है यूएस भी, यहाँ पर यूएस के भी पूरा जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है उसमें 12 बैंक आते हैं, और 12 के 12 जो है पूरा यूएस को चेक करते हैं, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसीज को सुपरवाइज करना, बैंक की सर्विसेज, हर चीज को देखते हैं। जैसे अपना एक आरबीआई है, एक सिस्टम है पूरा, और वो पूरा इंडिया को चेक करता है, ऐसे यूएस के फेडरल बैंक में टोटल 12 बैंक आते हैं। तो अगर यूएस का जो फेडरल बैंक है पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कहा जाता है, तो अगर कभी भी यूएस का फेडरल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज लाता है, तो कभी ना कभी हर जगह पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो चाहे कहीं की भी इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की जो परिसंपत्तियां, निवेशक है, उनको वहां पे ज्यादा आकर्षक बननी शुरू हो जाएंगी, तो एफडीआई वहां पर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब यूएस के जो इंटरेस्ट रेट है लोन लेने पर, अगर वो हाई हो रहे हैं, तो कोई ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। अब इससे इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर यूएस में जो ब्याज की दरें हैं वो बढ़ा दी जाती है, तो अमेरिका और जो भारत में ब्याज की दर है उसका अंतर कम हो जाएगा, जिससे मुद्रा व्यापार पर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यूएस की जो मार्केट है वो मोर अट्रैक्टिव होने लग जाएगी। ठीक है भाई, इन सब रीजंस की वजह से यूएस की जो करेंसी है, अगर वहां का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो यूएस की करेंसी जो है वो और ज्यादा जो है वो बेटर होने लग जाएगी, यूएस की करेंसी और ज्यादा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर और स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो रुपया वीक हो जाएगा। ठीक है, और अगर रुपया वीक होगा तो आरबीआई को अब जो है और ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से ऐसी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो छोटा सा था एक आर्टिकल, बस ये याद रखना कि यूएस की अगर इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में खूब ज्यादा देखने को मिलता है, कैसे मिलता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो भाई, अब इंडिया ने जो है ये भी किया था कि जो राइस एक्सपोर्ट हो रहे हैं भारत से, वो हम लोगों ने जो है वो बंद कर दिए थे। आप जानते हो कि इंडिया चाइना के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा राइस को उगाता है। इसमें राइस में सबसे ज्यादा उगाने वाली वेस्ट बंगाल है, बहुत सारी हमारी स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल टॉप करता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जितने भी कोस्टल एरिया करते हैं जो कि खारिफ क्रॉप होती है, और उसको उगाने के लिए आपको अनुकूल वातावरण भी चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, उच्च आर्द्रता चाहिए और वर्षा भी चाहिए। तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने जो है नॉन बासमती की जो राइस होते हैं, जो नॉन बासमती है, उसके निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो इसलिए ये चीज न्यूज में आ रही है। तो भारत का जो चावल का निर्यात पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, उससे मुद्रा जो स्फीति है ना वो बढ़ सकती है, ऐसा आईएमएफ का कहना है कि इसकी वजह से मुद्रा स्फीति जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट पहले हुआ करता था, अभी भी है वैसे तो, राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करने में सेकंड नंबर पे, पर एक्सपोर्ट करने में टॉप पे आते हैं। पूरे वर्ल्ड का 40% करते हैं, और बाकी बासमती का, नॉन बासमती 25% करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर राइस को एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, तो ये बोला गया है कि अगर इंडिया ने इस चीज को रोक लिया है, तो पूरे वर्ल्ड में जो है, तो भाई आईएमएफ का ऐसा कहना है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में जो ग्रेन की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी इस बार।
और साथ ही साथ जो है राइस की प्रोडक्शन पे भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इंडिया जो है सबसे बड़ा सप्लाई करता है एशिया अफ्रीका वगैरह में, और थाईलैंड वियतनाम भी करते हैं, उनके ऊपर भी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो जाएंगी। तो अभी के टाइम पे अगर ये सब चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी तो उससे क्या दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो इसका यहाँ पर तो ये कह रहा है भाई कि नेशनल कोल इंडेक्स जो है उसके बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल निकालती है, जो ये बताती है कि भाई हमारा जो कोल है वो हमने कितना सेल किया, कितना इम्प्रूव हुआ, उसके ऑप्शन क्या हुए, इंपोर्ट कैसे हुआ, एक्सपोर्ट कैसे हुआ, सारी चीजों को ये तय करके बताता है, जिसे हम कहते हैं नेशनल कोल इंडेक्स। उसका बेस ईयर जो है 2017-18 के हिसाब से किया जा रहा है। तो छोटा सा पॉइंट था ये वाला, इसको भी दिमाग में रखना, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट कोल इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारा नेशनल कोल इंडेक्स जो है वो पूरा इसके बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन दे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, जो कि 28 जुलाई को आता है। यूनेस्को ने इसको 2015 में अडॉप्ट किया था, जिसे हम कहते हैं मैंग्रोव के इकोसिस्टम के लिए, जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक है, 28 की जगह 26 जुलाई हो जाएगा, जो कि मैंग्रोव्स के ऊपर बात करता है। पता है ना, मैंग्रोव इंडिया में सबसे ज्यादा सुंदरबन एरिया में मिलेंगे आपको। और ये जो पूरा मैंग्रोव का इकोसिस्टम है इंडिया में काफी हद तक है, इंडिया इसके लिए काफी सारे नए नए इनिशिएटिव्स को भी ज्वाइन करा है। मैंग्रोव के सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, इंप्रूव करने के लिए काफी सारी चीजें जो है वो की गई है। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, याद भी रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स। हमारा ये वाला महीना होता है कंप्लीट। इससे जुड़े हुए जितने भी और चीजें होंगी वो जल्दी जल्द आपके सामने, और भी वीकली मंथली सब कुछ लेकर के आया जाएगा। इन सबको आपको कंप्लीट करना है, इन सबको पूरी तरीके से अपना नोट करके, नोट डाउन करके हर एक चीज आपको लर्न कर ले। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।